आइए आज बात करते हैं ग्लूटेन एलर्जी, सियालिक डिजीज, गेहूं से एलर्जी, गंदम से एलर्जी, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं ग्लूटेन एलर्जी, सियालिक डिजीज या गेहूं से एलर्जी, गंदम से एलर्जी, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहली सिम्टम तो ये है, जो अलामत ज़ार होती है कि ऐसे पेशेंट को गंदम, गेहूं जिसको हम कहते हैं, वीट जिसको कहते हैं वो, या बारले, जौ, और इसके अलावा ये जई जो आती है, ये चीज़ें जो हैं वो उसको हजम नहीं होती हैं। जो ही वो खाता है तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। पहली अलामत तो ये होती है। लेकिन ये चूंकि ऑटोइम्यून डिजीज है और मरूसी तौर पर ये मुंतकिल होती है आम तौर पर, तो इसकी वजह से ये अलामतें, सवाल ये पैदा होता है कि कब रूनुमा होंगी। तो असल में जब बच्चा को 6 माह के बाद खाने पीने के काबिल होता है, तो उस वक्त जब वो ठोस ग़िज़ा खाना शुरू करता है, सॉलिड जो चीज़ें हैं वो खाता है, तो उस वक्त ज़ाहिर है वो गंदम भी खाना शुरू करता है। जब वो गंदम खाना शुरू करता है तो उस वक्त उसको इरिटेशन होती है, उससे गंदम खाने से उसकी तबीयत डिस्टर्ब होती है, गैस बनती है, पोटियां लगती हैं और उसको दूसरे कई मसाइल पैदा होते हैं। तो तब ये पता चलना शुरू होता है कि ये इसको ग्लूटेन एलर्जी है। फिर उसके मुख्तलिफ पैथोलॉजिकली टेस्ट हैं, उस पर हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो कौन से टेस्ट हैं जिनके जरिए से डायग्नोज हो सकता है। लेकिन एक अच्छा होम्योपैथ मॉलेज जो है वो सिर्फ सिम्टम्स को देखकर भी ये जान जाता है कि इसको ग्लूटेन एलर्जी है या सियालिक डिजीज है, और इस पेशेंट को हमें गंदम, जौ और जई, इन चीज़ों से परहेज करवाना है और इसका प्रॉपर इलाज करना है। हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में यह है कि कद बढ़ना बच्चे का रुक जाता है, नशोनुमा रुक जाती है, बच्चा सुस्त हो जाता है, और इसके अलावा उसमें हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आ जाता है, और इसके साथ साथ जो है मोशन, असहाल और वोमिटिंग, नोजिया और इस तरह की अलामत पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। ज़ाहिर इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब हुआ होता है कि उसमें रैशेज आना शुरू हो जाते हैं। जब बड़ी आंत, छोटी आंत में इन्फेक्शन होती है इसकी वजह से, उसकी वजह से ये एल्बो में, पीछे कमर में और नी में जो है ना वो खारिश शुरू हो जाती है, और अक्सर ये इसकी अलामत ऐसे लगता है जैसे सोरियासिस की है। इस तरह की खारिश होती है, इस तरह के वो जो रेडनेस आ जाती है उसमें, खारिश की वजह से स्किन रप्चर हो जाती है। तो ये वो सारी अलामतें हैं जो आमतौर पर इसमें पैदा होती हैं। और एडवांस स्टेज में जबकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, सियालिक डिजीज जो है उसके, और परहेज भी नहीं किया जाता है, तो उसके साथ फिर ये है कि जो बच्चियां हैं वो उनको बलूगत देर से होती है, फिर उनमें मेंसेस जो हैं वो नहीं आते हैं, ताख़ीर से आते हैं, माहवारी की दिक्कत होती है, और फिर बेऔलादी के केसेस आना शुरू हो जाते हैं, और इनफर्टिलिटी होती है, और मर्दों में भी ये जो है नामर्दी का अंसर आ जाता है, या फिर यह है कि उनमें स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होना नहीं होते हैं, एजोस्पर्मिया के केस बन जाते हैं वो, क्योंकि मर्दों में भी बलूगत नहीं आती है टाइम पर, तो ये मसाइल बनते हैं। इसके साथ साथ ये है कि अंतड़ियों का जो अल्सर है, कैंसर है, खासतौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो रूनुमा होना शुरू हो जाता है। आईबीएस की तरह की अलामत आनी शुरू हो जाती हैं, एच पेलोरी की अलामत आनी शुरू हो जाती हैं, और जिस्म में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से वेट जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बाज़ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका फूलना शुरू हो जाता है जिस्म, और जो होती है जिंक की कमी होनी शुरू हो जाती है, आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है, कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। वो चीज़ें, मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। क्यों कम होते हैं वो मैंने पहली वीडियो में ये आपको बता दिया है कि विलाइज जो है वो ऑब्जर्व करके जो खुराक है उसको इस काबिल नहीं रहते कि वो आपके ब्लड को दें। अब जब वो ब्लड को वो खुराक नहीं मिलती है ग्लूटेन डिजीज की वजह से, तो
पेशेंट कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और हड्डियां उसकी नरम पड़ना शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोप्रोसिस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां बुरबरी होनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियां जल्द टूट जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और बच्चों में वो सुस्त होते हैं, अपने रवैयों में पढ़ने में सुस्त हैं, तवज्जो जो है वो उसकी उनको अदम तवज्जोही होती है, तवज्जो नहीं देते हैं बात पर, बच्चों जो हैं वो फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे। और इसके अलावा ये है कि बच्चों के अंदर बाज दफ़ा इस तरह की अलामत पैदा हो जाती हैं कि जैसे वो खाया पिया कुछ नहीं लग रहा है उनको, जो मर्जी खाते पीते जाएं, वो कमजोरी उनकी बढ़ती चली जाती है। जैसे टीबी के मरीजों में अल्लाह ना करे इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, तो इसी तरह से इस मर्ज में भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब ये जो वो सिम्टम्स हैं जिनको देखकर एक मुआलिज ये तय करता है कि इन सिम्टम्स की रोशनी में इस बंदे को ग्लूटेन एलर्जी है या सियालिक डिजीज है, और वो फौरी तौर पर ये करता है कि जी इसको गंदम, जौ और जई से बनी हुई तमाम चीज़ों को वो कहता है कि जी रोक दें। उसमें क्या है, पिज्ज़ा है, बिस्किट है, बर्गर है, शवारमा है और बेकरी की जितनी भी वो आइटम्स जो गंदम से बनी है, वो भी बार्ले जो हम जो पी लेते हैं, जो ड्रिंक है वो है, इसके अलावा सत्तू है, कोई भी चीज़ इस तरह की जो है वो टोटली मना कर दी जाती है ताकि ये डिजीज़ मज़ीद ना बढ़े। क्योंकि अगर ये डिजीज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो जैसे टॉवल के ऊपर हमारे जो बुर होते हैं ना, इस तरह से वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बुर होते हैं, जैसे टॉवल को ज़्यादा जिस जगह से यूज़ किया जाए वहाँ से वो बुर ख़त्म हो जाती है, इसी तरीके से वहाँ से भी वो सियालिक ख़त्म होने की वजह से वहाँ अल्सर और कैंसर का खतरा होता है। इसलिए गंदम और गंदम से बनी हुई चीज़ें जिनमें ग्लूटेन है, वो सारी चीज़ें मना करने से हम कम से कम इसके बढ़ने से, इसके नुकसानात से रोका जा सकता है। और इन सिम्टम्स की रोशनी में अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो अल्लाह के फजल से ग्लूटेन एलर्जी से निजात हासिल की जा सकती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।